हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को खाद्य पदार्थों का परिरक्षण अथवा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए अथवा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए अनेक विधियां काम में लाई जाती हैं। अर्थात बैक्टीरिया से जो भोजन खराब होता है, दूषित हो जाता है, उससे बचाने के लिए कई सारी विधियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें से पहली है निर्जलीकरण, या अंग्रेजी में कहें तो डिहाइड्रेशन। तो निर्जलीकरण क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में से जल की अधिकांश मात्रा को निकाल लिया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में ना तो बैक्टीरिया वृद्धि कर पाते हैं और ना ही एंजाइम स्रावित कर पाते हैं। इस प्रकार की निर्जलीकृत खाद्य सामग्री को उपभोग में लाने के लिए उसे जल में भिगोकर पुनर्जलित किया जाता है या पुनर्जलित करते हैं। हरी मटर, सेम के बीज आदि को इसी विधि के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से अपने शब्दों में आपको समझा देते हैं। तो निर्जलीकरण अथवा डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि खाद्य पदार्थों से जल की अधिक मात्रा को निकालना, यानी खाद्य पदार्थों से जल की अधिकांश मात्रा को निकालना ही डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहलाता है। ये तो हो गई डिहाइड्रेशन की परिभाषा या निर्जलीकरण क्या होता है। और जब जल की अधिकांश मात्रा को निकाल दिया जाता है तो ऐसे खाद्य पदार्थों में ना तो बैक्टीरिया वृद्धि कर पाते हैं और ना ही एंजाइम स्रावित कर पाते हैं। तो जब जल की अधिकांश मात्रा निकल जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया क्या होंगे, अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और उसमें जो एंजाइम होंगे वो भी स्रावित नहीं होंगे। और जब इन्हें फिर से उपभोग करना है, यानी फिर से उनका उपयोग करना है, उपभोग करना है, तो फिर से उनका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा कि फिर से उन्हें जल में भिगोना होगा, और जल में भिगोने के बाद उन्हें पुनः से आप प्रयोग कर पाएंगे। तो निर्जलीकरण के द्वारा या डिहाइड्रेशन के द्वारा कौन कौन सी चीजें संरक्षित की जाती हैं या परिरक्षित की जाती हैं? तो इसमें से हरी मटर, सेम के बीज आदि को निर्जलीकरण विधि या डिहाइड्रेशन विधि के द्वारा परिरक्षण किया जाता है या परिरक्षित किया जाता है। अब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की अगली विधि है या दूसरी विधि है पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा दूध में रोगों के बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। इस क्रिया में सबसे पहले दूध को 15 सेकंड तक 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और इसके बाद एकदम ठंडा कर दिया जाता है। इससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, किंतु उनके जो एंडोस्पोर होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, नष्ट नहीं हो पाते। सौभाग्यवश क्या होता है कि दूध में पाए जाने वाले रोगजनक बैक्टीरिया में स्पोर या बीजाणु नहीं बनते हैं। तो इसको डिटेल में आपको समझा देते हैं कि पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन क्या होता है। मतलब ये कि पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन में दूध से बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। होता क्या है इसमें, अर्थात पाश्चुरीकरण में क्या किया जाता है, तो इसमें दूध को पहले 15 सेकंड तक 160 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहले दूध को गर्म करते हैं 15 सेकंड तक, फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अर्थात जब पहले 15 सेकंड तक दूध को 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि उसको तुरंत या एकदम से ठंडा किया जाता है, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पाश्चुरीकरण हो जाता है। तो ये हुआ पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण। तो कुल मिलाकर के पाश्चुरीकरण में दूध से बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। कैसे? गर्म करके। पहले गर्म करते हैं एकदम से और फिर उसको ठंडा कर देते हैं। अब अगला है प्रशीतन एवं कोल्ड स्टोरेज अथवा रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, निम्न ताप पर बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे इनकी वृद्धि रुक जाती है। जब सबसे कम ताप होता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, और उनकी वृद्धि जब काम नहीं कर पाएंगे तो वृद्धि भी रुक जाएगी या क्या होगा कि कम हो जाएगी। पानी के जमाव बिंदु पर इनकी जैविक क्रियाएं पूर्ण रूप से रुक जाती हैं। अर्थात जब पानी जमने वाला होता है, जमने की स्थिति में होता है, उस समय जो बैक्टीरिया होते हैं ये पूर्ण रूप से इनकी क्रियाएं रुक जाती हैं। इस तथ्य का लाभ रेफ्रिजरेटर व कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में किया जाता है। और ये जो
इनकी वृद्धि रुक जाती है जमाव पर, इसी का लाभ रेफ्रिजरेटर में उठाया जाता है या कोल्ड स्टोरेज में उठाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में हम अपना पका हुआ भोजन, सब्जी, फल व अन्य खाद्य सामग्रियों को दूषित हुए बिना कई दिन तक रख सकते हैं। अर्थात जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें भोजन, सब्जी, फल या अन्य जो खाद्य सामग्रियां होंगी उनको आप बिना दूषित किए या बिना दूषित हुए कई दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार कोल्ड स्टोरेज में ताजे फल व सब्जियां कई कई सप्ताहों तक संग्रहित करके रखी जा सकती हैं। तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, अर्थात प्रशीतन एवं कोल्ड स्टोरेज के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे किया जाता है, या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स प्रशीतन एवं कोल्ड स्टोरेज के द्वारा कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया। अब अगला है अधिक नमक, शरबत व संघनित दूध का प्रयोग करके, अर्थात यूज ऑफ एक्सेस ऑफ साल्ट, सिरप्स एंड कंडेंस्ड मिल्क। तो इसमें क्या होता है, पूर्णतः नमक लगा हुआ मांस व मछलियां तथा संघनित दूध सीलबंद डिब्बों में प्रशीतन के बिना भी पर्याप्त समय तक खराब नहीं होते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से नमक लगा दिया जाए, चाहे वो मांस हो, मछलियां हो, संघनित दूध सीलबंद डिब्बों में प्रशीतन के बिना भी पर्याप्त समय तक खराब नहीं होता है। अचार, मुरब्बे, चटनी व शरबत भी खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने की विधियां हैं। जैसे अचार आपके घर में रखा जाता होगा या अचार को रखते हैं, मुरब्बा है, चटनी है, शरबत है, आदि खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने की विधियां कौन कौन सी हैं? नमक, शरबत, संघनित दूध का प्रयोग करके। इसी प्रकार जेली व शहद भी काफी समय तक खराब नहीं होते हैं। यह इसीलिए संभव है कि अत्यधिक गाढ़ापन व सांद्रता बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है, क्योंकि अधिक नमक डालने से बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, या अधिक शक्कर डालने से या शरबत डालने से बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से अधिक नमक, शरबत व संघनित दूध का प्रयोग करके भी आप बैक्टीरिया की वृद्धि को, उसकी सक्रियता को कम कर सकते हैं या उसकी वृद्धि को रोक सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण की एक विधि। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैंने आपको 4 विधियां बताई: निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण और प्रशीतन एवं कोल्ड स्टोरेज अर्थात रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, और चौथी है अधिक नमक, शरबत व संघनित दूध का प्रयोग करके। अब अगली है परिरक्षक। तो परिरक्षक में क्या होगा, कुछ रसायन भी परिरक्षण में उपयोगी सिद्ध होते हैं, अर्थात कुछ रसायनों के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। बेंजोइक अम्ल व सोडियम बेंजोएट प्रायः शरबतों में परिरक्षण हेतु मिलाए जाते हैं। तो जो शरबत होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ज्यादा दिनों तक क्या किया जाता है कि उसमें बेंजोइक अम्ल मिला दिया जाता है या सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, जिससे शरबत परिरक्षण हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों को उच्च ताप पर रखकर परिरक्षित किया जाता है, अर्थात कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें उच्च ताप पर रखकर परिरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में मैंने कुल 5 विधियां आप लोगों को बताई, जिन विधियों के द्वारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स किया जा सकता है या खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जा सकता है। अब एक जानकारी आपको निर्जर्मीकरण के बारे में दे देते हैं या स्टरलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। किसी भी स्थान को, वस्तु को अथवा शरीर के किसी भाग को जीवाणु से मुक्त करने की क्रिया निर्जर्मीकरण कहलाती है। तो कुल मिलाकर के निर्जर्मीकरण क्या हुआ, किसी स्थान को, किसी वस्तु को अथवा शरीर के किसी भाग को, यानी कोई भी ऐसी चीज हो जिससे जीवाणु को मुक्त किया जाता है, उसे निर्जर्मीकरण कहते हैं या स्टरलाइजेशन कहा जाता है। निर्जर्मीकरण की क्रिया किसी रसायन अर्थात बायोकेमिकल द्वारा या हीट करके अर्थात उष्मा के द्वारा, फिल्टर करके अथवा छानने के द्वारा कर सकते हैं। तो ये क्रिया किसके किसके द्वारा की जा सकती है? किसी रसायन के द्वारा, उष्मा के द्वारा या छान कर किया जा सकता है, अर्थात केमिकल, हीट या फिल्टर करके किया जा सकता है। सामान्यतः अस्पतालों, प्रयोगशालाओं आदि में निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर के कहां पर होती है? अस्पतालों में, प्रयोगशालाओं में आदि में निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से होती है, की जाती है। यहाँ काम आने वाले विभिन्न यंत्र, चाहे अस्पताल को ले लीजिए, अस्पतालों में विभिन्न जो यंत्र पाए जाते हैं, उपकरण होते हैं, आदि को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री ताप पर तथा 15 पाउंड दबाव पर 15 मिनट तक रखकर निर्जर्मीकरण किया जाता है, अर्थात इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर और इतने पाउंड पर और
15 मिनट तक रख करके निर्जमीकरण किया जाता है। कभी कभी इंजेक्शन की सुई अर्थात जो निडिल होती है वह चाकू, स्कैलपेल, कैंची आदि को 15 मिनट तक उबलते पानी में रखते हैं, जिससे उन्हें जीवाणु मुक्त कर सकें। अर्थात उन्हें जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए या इन उपकरणों को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 पाउंड पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे वे जीवाणु मुक्त हो जाते हैं। प्रयोगशालाओं में निर्जमीकरण के लिए फिल्टर, रसायन व ऑटोक्लेव का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो लैब्स होती हैं, वहां पर निर्जमीकरण कैसे किया जाता है? फिल्टर का प्रयोग करके, रसायनों का प्रयोग करके या ऑटोक्लेव का प्रयोग करके किया जाता है। अस्पतालों में इसका प्रयोग 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, अर्जम शल्य चिकित्सा और प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा के द्वारा। तो अर्जम शल्य चिकित्सा क्या होती है? इसमें शल्य क्रिया में उपयोग में आने वाली सभी उपकरणों को जीवाणु अथवा रोगाणु मुक्त बनाने के लिए शल्य क्रिया कक्ष में फिल्टर, उष्मा व रसायनों का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा में घावों को कार्बोलिक अम्ल, डेटॉल, सेवलान व स्प्रिट से धोकर उसे रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर के निर्जमीकरण अस्पतालों में 2 विधि से किया जाता है, अर्जम शल्य चिकित्सा, एसेप्टिक सर्जरी। इसमें शल्य क्रिया में उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को जीवाणु अथवा रोगाणु मुक्त बनाने के लिए शल्य क्रिया कक्ष में फिल्टर, उष्मा व रसायनों का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रतिरोधी शल्य चिकित्सा में अर्थात एंटीसेप्टिक सर्जरी में घावों को कार्बोलिक अम्ल, डेटॉल, सेवलान अथवा स्प्रिट से धोकर उसे रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है। तो ये हो गया निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन, अर्थात किसी भी स्थान को, वस्तु को अथवा किसी शरीर के भाग को, अर्थात शरीर के किसी भी भाग को, चाहे वो हाथ को ले लीजिए, जीवाणु से मुक्त करने की क्रिया ही निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको खाद्य पदार्थों का परिरक्षण अथवा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स तथा निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।